नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग। स्वागत है आपका हम लोग में। आज हम लोग में हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं बजट को कुछ और समझने के लिए और जानने के लिए कि हमारे लिए यानी हम सब के लिए इस बजट में कुछ है या नहीं है, किसे इससे फायदा हो रहा है, इसका क्या ये बजट जो है इसमें एक विजन है, ये दूरदर्शी बजट है या इससे कोई फौरी फायदा भी होने वाला है। यहाँ पर हमारे साथ एक विशिष्ट पैनल मौजूद है इसे समझाने के लिए और हम तमाम लोग जनता के नुमाइंदे भी यहाँ पे हैं। शुरुआत करने के पहले मैं अभी बातचीत कर रही थी यहाँ पे मौजूद लोगों से और यहाँ पे मौजूद एक साहब का बहुत दिलचस्प कॉमेंट था कि ये बजट कुछ ऐसा उन्हें लगा कि हलवा पूरी और तमाम तरह के पकवान जो हैं इसमें हैं, पर वो हमें 2 साल के बाद मिलेंगे, अभी हमें भूखे रहने के लिए कह दिया गया है। मैं पहले शुरुआत आपसे करना चाहूंगी कि ये बजट आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हलवा पूरी मिलेगा पर बहुत दिनों के बाद? बजट कुछ ऐसा लगा मुझे, क्या खोया और क्या पाया, खुश हो या रोएं, ये कुछ समझ में नहीं है ये बात। अब लोगों को धीरे धीरे ये जहन में समझ में आने लगा है धीरे धीरे कि कल क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, और उस तरह के रिएक्शंस जो हो रहे हैं उसमें पता चल रहा है कि पूरी बताया गया है कि भूख आज लगी हुई है, तुमको कोई बात नहीं है, बैठो, तुमको खाना मिलेगा, बहुत अच्छा खाना देंगे, तुमको पूरी देंगे, घी का हलवा देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन 3, 4 साल 5 साल के बाद देंगे, फिलहाल के लिए तुम ऐसे ही रहो। तो ये जो भूख है वो आज है। संबित जी, आप चूंकि प्रवक्ता है बीजेपी के, सरकार की आप पक्ष रखेंगे, तो आप बताइए कि इन्हें भूख आज है पर इन्हें 2 साल बाद पकवान का वादा है, कुछ इस तरह का बजट है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि यानी कुछ विजन तो है, आगे कुछ मिलेगा लेकिन अभी के लिए कुछ नहीं है। देखिए, सम्मानित जनता है, मेरे सर आंखों पर है और जो उनका प्रश्न है स्वाभाविक रूप से मेरा मानना है कि जितने लोग हैं उतने प्रकार की इंटरप्रिटेशंस हैं। बिल्कुल, उनको लग रहा है कि खाना कल मिलेगा, बहुतों को लग रहा है खाना मिल गया, बहुतों को लग रहा है पेट नहीं भरा, बहुतों को लग रहा है पेट भर गया है। और जब 125 करोड़ की जनता की आबादी वाली ये देश है तो स्वाभाविक रूप से विविधता भी रहेगी इसमें, मगर सभी विविधताओं का सम्मान करना है। ये सबका बजट है और सबका लाभ है। सबका बजट है। एक पहला भाव जो आता है, जब कल बजट आया था तो जो सैलरीड मिडिल क्लास है उन सबको लगा कि हमारे लिए कुछ नहीं, और वो इसलिए मैं साफ कर दूं कि हमेशा मिडिल क्लास को उम्मीद रहती है सैलरी क्लास को कि हमारे लिए टैक्स में कोई छूट और ये वो इस तरह का होगा। आप मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आपने अभी कहा कि आपको ऐसा लगा कि उसमें कुछ भी नहीं है, क्यों लगा ऐसा आपको? मेरे को ऐसे लगा कि जैसे बजट में मेरे लिए, बिकॉज आई बिलोंग टू, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज को बिलोंग करती हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं है। या तो ये फायदा हुआ है बिल्कुल पुअर क्लास के लोगों को, हल्का सा है उनको फायदा है, और या फिर हाई क्लास जो खूब रिच हो रही है और रिच से ज्यादा रिच होती जा रही है, हमारे लिए क्या फायदा हुआ? मेरे को नहीं। आई एम जस्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यू जस्ट टेल मी कि मेरे लिए क्या इस चीज का फायदा है। आई एम सीनियर सिटीजन ऑल्सो, बिलोंग टू, आई मीन मेडिकल। सीनियर सिटीजन के लिए इसमें कुछ जो रियायतें मिली हैं, क्या वो काफी आपको लगी इसमें? आपके पेंशन के लिए या आपके मेडिकल इंश्योरेंस के लिए? थोड़ी सी बड़ी राहत मिली है पेंशन का भी, वो भी अभी लेटर ऑन, नॉट नाउ। उनको जवाब देने दीजिए। बोला अच्छा। और एक ये है कि हमारे लिए क्या हुआ है, कहते हैं ना 60 साल हो गए आजादी को, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, लेकिन विकास में हम थोड़ा से पीछे रह गए हैं अकॉर्डिंग टू माई व्यूज। देयर मे बी डिफरेंट व्यूज फ्रॉम डिफरेंट पीपल। जी, क्योंकि देखिए हमें क्या चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, मेडिकल चाहिए, पैसे चाहिए, रोज के लिए चाहिए। मैम एक सेकंड, मैं उनको अपना जवाब दे देने के, सवाल ज्यादा लंबा होगा तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि उनको बोलना क्या है। बताइए। नहीं, मगर एक बात तो मैं पहली बात कहूंगा कि आपने बहुत सही बात कही कि गरीबों के लिए है और अमीरों के लिए भी है। आपने पूछा कि हमारे लिए क्या है। देखिए, 2 तबकों के लिए तो आपने कहा कि है, आपके लिए भी है। आप देखिए, मेडिकल इंश्योरेंस में हमने उसमें रियायत दी है कि आप अगर 25,000 तक कम उम्र के लोगों का इंश्योरेंस है तो जो उससे बड़े उम्र के हैं उनके लिए 30,000 तक की छूट हमने दी हुई है। और आप देखिए, पिछली बार भी इन कंटिन्यूम देखिए, ये तो पहला पूरा बजट था, जो पिछली बार भी अरुण जी ने बजट प्रेजेंट किया था उसमें भी जो एग्जेम्पशन लेवल था वो एज के अनुसार आपके लिए ज्यादा था कंपेयर टू व्हाट द यंग पीपल वुड हैव। तो डेफिनेटली वो कंट्रीब्यूशन है, और स्पेशली जो आपने हेल्थ की डिमांड की, हेल्थ में ही एग्जेम्पशन दिया गया है। तो इसलिए मिडिल क्लास के लिए नहीं है और आपके लिए स्पेशली नहीं है, ये मैं उचित नहीं मानूंगा। 4
44,000 तक का एग्जेम्पशन मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी प्रोफेसर यशपाल को, जो शिक्षाविद हैं, जाने माने एजुकेशनिस्ट हैं। आप सर कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? देखिए, मोदी साहब की मेहरबानी से, उनकी बहुत उम्दा पर्सनालिटी और उनके विचारों से इस बार सरकार के पास काफी पैसे होंगे। और एक बार मुझे जो बहुत सालों से शर्म आती जाती है कि हमारे कितने किसान अपनी जिंदगी खो देते हैं हर साल, और हम बैठे रहते हैं, हम अपने प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। इफ वी कैन डिसाइड दैट आफ्टर दिस नो, कि इसके बाद कोई किसान मरेगा नहीं भूखी से, उसके बच्चे नहीं मरेंगे। हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं, ऐसी पॉलिसीज बनाना चाहते हैं, इस तरीके से पैसे बांटना चाहते हैं, मनरेगा हो, कोई और हो, कोई तरीका भी हो जी। ये अगर नहीं कर पा रहे तो बाकी चीजों का क्या फायदा यार। जी, दूसरी एक बात और कि एजुकेशन में बजट जो है और वो कटा है। आप यहाँ पे बैठी हैं, अभी आप मुझसे कह रही थी कि अगर आपको शिक्षा पे लोन महंगा कर दिया गया है तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? हाँ, गाड़ी पे लोन सस्ता है। आप ये बताइए कि कार ज्यादा जरूरी है कि एजुकेशन ज्यादा जरूरी है? स्वाभाविक रूप से एजुकेशन ज्यादा जरूरी है, पर एजुकेशन का बजट जब घटता है तो फिर एजुकेशन, इसका कुछ समझ नहीं आना। दूसरे की सर्व शिक्षा अभियान पे भी जितना खर्च होता था वहां भी कमी कर दी गई है। तो मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आरंभ में ही कह दूं, उससे डिस्कशन थोड़ा इजी रहेगा। अब देखिए, इस बजट का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो नंबर 1 है फिस्कल फेडरलिज्म। और उससे क्यों घटा है मैं बताता हूं, हर जगह एलोकेशन क्यों घटा है। फिस्कल फेडरलिज्म के अंतर्गत आप देखिए, जो फाइनेंशियल कमीशन बैठती थी वो अपना रिपोर्ट सबमिट करती थी, सरकार कई बार मानते थे, कई बार डिसेंट नोट देके नहीं मानते थे। जो हिंदुस्तान में टैक्स इकट्ठा होता है वो टैक्स पे अधिकार दोनों का होता है, सेंटर का भी होता है और राज्य सरकारों की भी होती है। जो फाइनेंशियल कमीशन है वो तय करती है कितना प्रतिशत सेंटर के पास जाएगा और कितना प्रतिशत स्टेट के पास जाएगा। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बहुत बड़ी संख्या जो है वो राज्यों के लिए तय की गई है। पहले 32% तक राज्यों को मिलता था, जो भी धन इकट्ठा होता था उसका मेजर पोर्शन हम रखते थे, अर्थात सेंटर रखता था, और राज्यों के पास मात्र 32% जाता था। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि फेडरलिज्म के अंतर्गत फाइनेंशियल कमीशन ने भी कहा कि आप 42% राज्य को दीजिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अलग से दीजिए, पंचायत को अलग से। 47% इफेक्टिवली अब राज्य को जाएगा। अगर हम अपने मेजर बजट का चंक राज्यों को देते हैं, हम राज्यों को सशक्त भी करते हैं, और इस संघीय ढांचा के लिए मोदी जी खड़े भी हैं। मैं परंजॉय को इसमें इंक्लूड करना चाहूंगी। परंजॉय, हम कल से इस पर चर्चा करें, हम जान रहे हैं जो वो कह रहे हैं वो एक पक्ष है कि राज्यों को क्या इससे फेडरलिज्म को बढ़ावा मिला है, या यहाँ पे भी कुछ कैच है कि आप कुछ कैच है जी। हाँ, जेटली जी सब, मैम एक सेकंड, जेटली जी सबको खुशी करने की कोशिश की ना, बुजुर्ग व्यक्ति, युवाओं को, गरीब को, मध्य वर्ग को कोई खुश नहीं है। इसके कारण है, देखिए अगर आप बजट का आंकड़ा देखेंगे, कोई भी खुश नहीं है, ना मध्यम वर्ग ना गरीब, कोई भी खुश नहीं है। तो ये किसी का बजट नहीं है। जो प्रो कॉर्पोरेट कहा जा रहा था वो प्रो कॉर्पोरेट है। बिल्कुल बिल्कुल प्रो कॉर्पोरेट। संबित पात्रा खुश है जरूर, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, उसका काम है। अरुण जेटली जी खुश है, वो बहुत ज्यादा आशावादी है। इतना आशावादी होना भी ठीक नहीं है, वास्तव में आप रहिए। देखिए, मैं एक दो चीज कहना चाहता हूँ। पूरा जो योजना में जितना पैसा देना चाहिए, अगर आप बजट का आंकड़ा देखेंगे, जो बजट में था पिछले साल और इस साल 1 लाख करोड़ का कम हो गया। आप कह रहे हैं शिक्षा में खर्चा नहीं हो रहे, स्वास्थ्य में खर्चा नहीं हो रहे, ग्रामीण इलाका में खर्च नहीं हो रहे, कृषि के लिए खर्च नहीं हो रहे। आप क्या कर रहे कि ये खर्च क्यों नहीं हो रहे, ये आप नहीं बता रहे। खर्च कम हो गया, आपका वित्तीय घाटा कम हो गया, आप बहुत खुशी है, कॉर्पोरेट सेक्टर खुशी है, स्टॉक मार्केट खुशी है। एक चीज मैं और आखिरी, देखिए ये जो सरकार ये कहा कि जो मुद्रास्फीति, उन्होंने अपने जो बजट का जो अनुमान है इसमें दिखाया कि 3 से 3.5 होगा, और बजट का कुछ घंटों के बाद डीजल और पेट्रोल का दाम 3 रुपया बढ़ा दिया। तो सचमुच कैसे आप मुद्रास्फीति के ऊपर अंकुश लगाएंगे? और मुद्रास्फीति ऐसा चीज है, हर व्यक्ति का जेब काट देते हैं और गरीब के ऊपर इसका ज्यादा असर पड़ता है। तो
आप कुछ भी कहिए, बजट के भाषण में आप कहिए मैं गरीब के लिए ये कर रहा हूं, हम किसान के लिए ये कर रहा हूं, हम हर व्यक्ति के आंसू हम निकाल रहे हैं, आप कुछ भी कहिए, मगर असलियत और कुछ है जी, और सब समझते हैं। एक इसका क्रिटिसिज्म ये भी परंजोय, काफी लोग आपसे सहमत नहीं है और उस पर भी बहुत लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि ये बजट बड़ा विजनरी लग रहा है कि इंटेलिजेंट बजट है, लग रहा है कि इसमें एक प्लानिंग है, एक रोड मैप है। देखिए इतना विजनरी है भाई साहब, इंतजार करेंगे, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, जब वो विजन जब पूरी हो जाएगा हम भी इंतजार करेंगे जी। अब आप 12 महीना का देखिए, ये जितने सारे आंकड़ा उन्होंने दिया, 12 महीने के बाद आपको मालूम पड़ेगा ये सच था या नहीं। और ये जो लगातार हो रहा है कि कॉर्पोरेट्स के लिए, संजीव बजाज एमडी है बजाज कैपिटल के, आपको लगा कि ये बजट आपके लिए है, कॉर्पोरेट्स क्या खुश हैं इससे? देखिए एक चीज हमें समझना है, क्या ग्रोथ ओरिएंटेड लग रहा है आपको ये बजट? इट इज अ ग्रोथ ओरिएंटेड बजट। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी इन्वेस्टमेंट हो रही है। जब बिजली पानी आएगा तो आप लोगों को ही मिलेगा। देखो बिजली पानी हवा से नहीं बनता, तो किसी को इन्वेस्ट करना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होती है, रोड्स इंप्रूव होती हैं, तभी आपको वो रोड्स मिलती हैं। तो इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, पावर प्लांट्स आ रहे हैं, कॉर्पोरेट्स में टैक्स कट कर दिया गया है, उससे ये है कि पूरी स्टॉक मार्केट बढ़ जाएगी, कॉर्पोरेट्स को और पैसा मिलेगा, आप लोगों की सैलरीज बढ़ेंगी। तो ये तो होएगा। देखिए जब कॉर्पोरेट्स के पास ज्यादा पैसा है तो जो एक मिडिल कॉमन मैन है उसकी सैलरीज बढ़ेंगी, जो काफी 3-4 साल से ग्रोथ नहीं आ रही। देखिए एक ये हुआ है कि 3-4 साल से जो बजट्स हैं वो अल्ट्रा पुअर के लिए बजट्स थे, बिकॉज बजट का पर्पज था वोट्स खरीदने। तो ये मैं नहीं बोलूंगा कि ये बजट बिल्कुल डिफरेंट था, तो बिकॉज इसमें भी कॉमन मैन को शॉर्ट टर्म के लिए भूल दिया गया है। मतलब कॉमन मैन जो मैं बोलता हूं, जो मैं मिडिल क्लास को बोलता हूं, बिकॉज मिडिल क्लास की मोटिवेशन से कंट्री चलती है, बिकॉज मिडिल क्लास के टैक्स से कंट्री चलती है, मिडिल क्लास की मेहनत से कंट्री चलती है। तो उनके लिए इमीडिएटली नहीं मिला, बट लॉन्ग टर्म जो एक मिडिल क्लास को जो फायदा होएगा, जो मिडिल क्लास अभी नहीं समझ रहा कि उनको सबको सैलरी इंक्रीमेंट्स जो पिछले 4-5 साल से 3 साल से रुकी हुई थी, अब आपको इंक्रीमेंट्स मिलनी शुरू होगी, तो आपको लॉन्ग टर्म फायदा होएगा। हाँ, बट ये है कि ठीक है, आज की डेट में कॉर्पोरेट्स जो एक 3-4 साल से सफर कर रहे थे, उनको एक रिलीफ चाहिए था, जो इसमें थोड़ा बहुत मिला है। अमित कौशिक, आपको, आप पूर्व सलाहकार रह चुके हैं, आर्थिक सलाहकार, आपको कैसा लग रहा है? क्या ये तमाम बातें जो कह रहे हैं संजीव बजाज, वो आपको बातें सच लग रही हैं? क्या ये बजट ऐसा है जो कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है और लोगों में बचत की आदत को बढ़ाएगा? लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो बजट है शायद कहीं कहीं से काले धन को वापस सिस्टम में, फाइनेंशियल सिस्टम में लाने की कोशिश कई लोगों को यहां पर काफी नजर आ रही है। कैशलेस सोसाइटी की भी आप बात करते हैं, क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल की बात है, पर क्रेडिट कार्ड और महंगा भी है इस्तेमाल उसका करना, तो ये तमाम चीजें इसमें हैं। क्या कोशिश इस बजट में आपको लग रही है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बजट जो है उसको इमीडिएट उसका क्या फायदा है, उसके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो शायद इतना ठीक नहीं है। हालांकि हम सबकी ये आशा होती है कि इस बजट से कोई इमीडिएट रिलीफ मिले। सवाल ये है कि उस बजट का असर अगले साल या उससे अगले साल होने जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बजट में एक डायरेक्शन जरूर है, और ये भी सही बात है कि इमीडिएट उसकी गेन्स नहीं हो सकती हैं, लेकिन जैसे फिस्कल फेडरलिज्म की बात की पात्रा साहब ने, तो इन चीजों से जो स्टेट्स की एम्पावरमेंट है वो बढ़ेगी। स्टेट्स जो हमारे हिंदुस्तान में, स्टेट्स के पास करने के लिए बहुत कुछ है, वो नहीं कर पा रही थी क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, तो उसको बढ़ावा मिलेगा। और सेंटर का भी एक डायरेक्शन जरूर है, लेकिन ये भी हमेशा हम कह सकते हैं कि जो भी किया वो तो वो कम किया। अब सवाल ये है कि हमारे पास कितने पैसे हैं, और लग रहा है कि ये जो टैक्स जो टैक्सेबल सेक्शन है, जो टैक्स देता है, जो कि शायद 3 से 4% है पूरी आबादी का जो वाकई इनकम टैक्स देता है, उसको, उस पर बोझ और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और वो तमाम लोगों का बोझ ढोता है जो टैक्स नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी चुनौती ये है सरकार की कि उनको वो टैक्स सिस्टम में लाएं अंदर। तो ये कोशिश कहीं नजर आ रही है? मुझे वो कोशिश तो बहुत नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये सवाल है कि आज ये सिर्फ इस बजट की बात नहीं है, हमेशा से यही रहा है जी, कि जो पैसे दे सकते हैं, जो टैक्स दे सकते हैं, उन्हीं से टैक्स लेते हैं, उन्हीं के टैक्स से एक्सपेंडिचर होता है। प्रोफेसर यशपाल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उसके बाद मैं ब्लैक मनी की बात करना चाहूंगी। जी, कहना चाहूंगा, माफ करिएगा, हमारी सबकी आदत ये हो जाती है कि हम इकोनॉमिस्ट बन के उनकी लैंग्वेज बड़ी भारी भरकम शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसमें लोग घबरा जाएं। तो बात यह है कि कम तरक्की भी जब हुई देश में, 4% भी ले लीजिए, 5% हो गई, 8% हो गई, अब भी शायद 8% हो जाए। आयकर देते हैं 3% जी। भारतवर्ष में
आयकर देते हैं 3% लोग। अच्छा नहीं, इसमें 2% लोग को कोई रास्ता नहीं है, वो तनख्वाह मिलने का पहले काट जाता है। The agriculture production increases by 2%, 2.5%. इसका मतलब है कि किसान की किस्मत है कि हर साल 2% ज्यादा पुअर होता जाए, क्योंकि बाकी सब आगे बढ़ रहे हैं। अरे ऐसा देश कब तक चलेगा यार? सोचिए जरा, ये इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियंस और होशियार लोग हैं, मैं भी उनमें अपर क्लास है, इस तरह थोड़ा अर्सा चलेगा तो अगर किसान मरते जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, किस किस्म की मोरालिटी हो जाएगी इस देश में। ये नहीं होना चाहिए, पहले उसको हैंडल करिए, आप देखेंगे अगर करेंगे तो बाकी सब चीजें भी ठीक होने लग जाएंगी। संबित, आप कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इसके बाद रोहित, दो चीजें हैं। मैं कल से कई डिबेटों में पार्टिसिपेट किया तो कहीं न कहीं लेफ्ट की जो आइडियोलॉजी है उनका कहना है कि ये कॉर्पोरेट के लिए बजट है। देखिए क्यों नहीं है कॉर्पोरेट और अमीरों के लिए, मैं यहां स्पष्ट कर दूं। पहला बात है कॉर्पोरेट के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो टैक्स है उनका 30% से कॉर्पोरेट टैक्स कम करके 25% ओवर द ईयर ऑफ 4 years करने की बात की गई है। अब देखिए, तो एशियान कंट्रीज हैं, जो बाकी देश हैं, वहां पे कॉर्पोरेट टैक्स कम है, वहां किसी के 23%, 20%, 15% भी है। तो निवेश करने कोई इंडस्ट्री इंडिया क्यों आएगा? वो वहां चला जाएगा। इंडिया के लोग भी यहां क्यों फैक्ट्री बनाएंगे? वो सिंगापुर जा ही रहे हैं, सिंगापुर में जाके फैक्ट्री बना रहे हैं। अगर हमारे देश में फैक्ट्री नहीं बनेंगे तो नुकसान किसका होगा? आप ही का नुकसान होगा, हमारा नुकसान होगा, हमारे बच्चों को वहां नौकरी नहीं मिलेगी। तो स्वाभाविक रूप से ये कॉर्पोरेट को गेन देने की बात नहीं है। और जहां तक अमीरों की बजट कैसे हो सकता है, यहां पर तो हमने सरचार्ज लगाया है अमीरों पे। जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की बात की गई है वो टैक्स तो सुपर रिच पे लगा है। जो भी 1 करोड़ से अधिक कमाता है किसी को नहीं बख्शा गया है। उन पे 10% लगता था, 12% कर लगाने की बात इस सरकार ने कही है। तो एक तरह से सरकार तो रॉबिन हुड का काम कर रही है। क्रिटिसिज्म है कि कई अखबारों में कि ये जो है अमीरों की धन वापसी है। परंजॉय, अमीरों की धन वापसी लगती है आपको? नहीं, देखिए पहला बात है तो आप विदेश से धन वापस लाने चाहते हैं, मगर देश में जो काला धन है उसके बारे में तो कुछ कीजिए। वो तो अभी तक कुछ नहीं। संबित जी जो कह रहे हैं पूरा कहानी नहीं बता रहे। आप ये भी देखिए, जो बजट का कागज में जो टैक्स का छूट मिलता है ना कॉर्पोरेट सेक्टर का, वो 6 लाख करोड़ के आसपास मिल गया। उसको आप सब्सिडी नहीं कहते, अनुदान नहीं कहते, आप कहते कंसेशंस। यही आप कह रहे हैं। असली बात है, देखिए ये जैसे यशपाल जी ने कहा, हमारे जो गरीब लोग रहते हैं, जो किसान हैं, दुख मानते हो ना मेरा? नहीं, बिल्कुल मानते हैं आप। ग्रामीण इलाका और कृषक के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है, खास कुछ भी नहीं है। अब आप एक चीज सुनिए, मोदी जी ने लोकसभा में खड़े होके जिस तरह से मनरेगा का एक तरह से उन्होंने व्यंग किया, उन्होंने कहा कि ये क्या है, ये क्या कार्यक्रम है। और फिर क्या किया जेटली जी? बोला ठीक है, अगर हमारे पास टैक्स ज्यादा आ जाएगा, ठीक है, हम 5,000 करोड़ और दे देंगे। उनका अपना आर्थिक सलाहकार जो है वित्त मंत्रालय में, वो कह रहे नहीं, ये कुछ तो गरीब के लिए, जो भूमिहीन कृषक है उनके लिए। रोहित को मैं शामिल करना चाहती हूँ। आपको ये जो ब्लैक मनी की बात हो रही है, ब्लैक मनी, विदेशों से धन वापसी की बात है, आपको लगता है कि इस बजट में जो कानून बने हैं ब्लैक मनी के लिए वो काफी हैं? और जिस तरह से कोशिश एक है कि कहीं न कहीं जो बहुत बड़ा तबका है जो कि टैक्स के नेट में है ही नहीं, उसे लाया जाए, इस तरह से बैंक के थ्रू डायरेक्ट किया जाए तमाम ट्रांजैक्शंस को, इस तरह की कई कोशिश दिखती है इसमें। नगमा जी, में ये ब्लैक मनी के पहले ब्लैक मनी मेरे हिसाब से अमीरों की प्रॉब्लम है, आम जनता की प्रॉब्लम नहीं है। रोटी, कपड़ा और मकान जो 3 चीजें आम जनता के लिए, जो कि निम्न आय वर्ग से लेकर मध्यम आय वर्ग तक को हम मानते हैं। मकान के बारे में क्या हुआ इस बजट में? शुरू में वित्त मंत्री साहब ने कहा कि 6 करोड़ मकान बनाए जाएंगे, 2 करोड़ अर्बन इलाकों में और 4 करोड़ रूरल इलाकों में। मैं इस पे एक आपको स्टैटिस्टिक्स देना चाहता हूं। 6 करोड़ मकान अगर 600 स्क्वायर फुट के भी बने, जो कि हिंदुस्तान सरकार की डेफिनेशन है लोअर इनकम ग्रुप हाउसिंग के लिए, तो 3600 करोड़ स्क्वायर फुट बनाने की जरूरत है अगले 6 साल में। हाउसिंग फॉर ऑल मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा स्लोगन है, विजन स्टेटमेंट है। 3600 करोड़ स्क्वायर फुट मकान बनाने के लिए 60 लाख करोड़ रुपए, रफली $1 ट्रिलियन की जरूरत है। हमारे देश की इकोनॉमी लगभग $3 ट्रिलियन के आसपास की है। इकोनॉमिस्ट साहब लोग मेरे से ज्यादा इस पर बेहतर जानते होंगे।
तो इसको हम कैसे फुलफिल करेंगे, इसके बारे में बजट में कुछ नहीं है। आप क्रेडाई के अध्यक्ष हैं, आप रियल एस्टेट को जैसे डील किया गया इस बजट में, आप उससे खुश नहीं हैं बिल्कुल भी। क्या आपको उम्मीद थी, क्या करना चाहिए था? हम लोग हाउसिंग सेक्टर को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया इस बजट में, ऐसा लगता है। और ये इसलिए सरप्राइजिंग ज्यादा होता है क्योंकि 2014 वाले बजट में वित्त मंत्री साहब ने हाउसिंग पर काफी एम्फेसिस डाला था। इसमें कंज्यूमर के कई नुकसान हैं। मिडिल इनकम हाउसिंग जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी डिफाइन किया है कि मेट्रोज में 60 लाख रुपए तक के मकान को हम अफोर्डेबल कहेंगे और नॉन मेट्रोज में 50 लाख के मकान को अफोर्डेबल कहेंगे। आज केवल 2 लाख रुपए की इंटरेस्ट जो आप अपनी ईएमआई के रूप में देते हैं वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है। जी 2 लाख उम्मीद थी कि उसको बढ़ाया जाएगा, कुछ पर नहीं हो सकता। ये उम्मीद थी कि मिडिल इनकम को सपोर्ट देने के लिए ये फिगर 3.5 से 4 लाख रुपए की जाएगी, उसमें कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात है अफोर्डेबल हाउसिंग, हाउसिंग फॉर ऑल, जो इतना बड़ा विजन स्टेटमेंट है। 6 साल में हम 6 करोड़ मकान बनाने की बात कर रहे हैं। कौन बनाएगा इस मकान को? क्या पब्लिक सेक्टर बनाएगी, प्राइवेट सेक्टर बनाएगा, मिलके बनाएंगे? तो अगर इसको बनाना है, इस विजन को अचीव करना है, जो कि लिटरली मिशन इम्पॉसिबल है लेकिन अचीव हो सकता है, उसमें डिमांड साइड को कुछ नहीं दिया गया। गरीब आदमी 10% के होम लोन पे तो ये खरीद नहीं सकता। ये होम लोन 6% पे आने की जरूरत है। तो कोई सब्सिडी का कोई फंड है, उसके बारे में कुछ नहीं पता। ये बना संबित, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ वाकई कि ये जो 2022 तक या जो हाउसिंग फॉर ऑल की जो बात है, जो बात रोहित कह रहे हैं वो बात सच है कि कैसे खरीदेंगे या कौन कैसे लेगा डिमांड साइड को? जो मिडिल क्लास या गरीब तबका है उसके लिए क्या है मकान खरीदने के लिए? कैसे खरीद पाएंगे? होर्डिंग पे भी जो प्रॉपर्टी होर्डिंग होती है, दूसरा और तीसरा घर खरीदते हैं, उसको डिस्करेज करने की भी एक बात थी, उसको डिस्करेज किया जाए तो उस पर भी कुछ नहीं है। तो कैसे ये रुकेगी होर्डिंग और कैसे लोग मकान? नहीं, देखिए 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल हो, इसको बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। और तभी तो जो अमेंडमेंट्स लाई गई हैं, जो ऑर्डिनेंस प्रस्तुत किया गया है लैंड एक्विजिशन बिल में, और मुस्तैदी से उस पर काम किया जा रहा है, ये तो हम सभी लोग देख ही रहे हैं कि खुद प्रधानमंत्री जो रोहित पॉइंट्स उठा रहे थे, मैं उस पर आपका जवाब चाहती हूँ कि जो सब्सिडी की उन्होंने बात की या किस तरह से लोग मकान ले पाएंगे। रोहित का पॉइंट था कि अगर इंटरेस्ट रेट हम कम करते तो स्वाभाविक रूप से लोगों के हाथ में ईएमआई का खर्चा कम बैठता और लोग वो तथाकथित रूप से जो घर अफोर्डेबल के रेंज में ला रहे हैं मेट्रो, वो लोग खरीद पाते। मगर इसमें मेरा एक विजन बहुत अलग है। अगर हम उन रोहित जी को किसी प्रकार का, मतलब उनके सेक्टर को जो उस प्रकार का हाउसिंग बनाती है जो 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ के ब्रैकेट में है, मैं यहाँ जनता बैठी है, अगर 1% भी कोई छूट देते तो जनता कहती अमीरों की है। अभी परंजय जी कहते तो अमीरों को दे दिया, गरीबों को क्या दिया? हमने गरीबों की बात की है। जो अफोर्डेबल हाउसिंग है वो कम से कम 8000 स्क्वायर फीट में हो और वहां से प्रत्येक व्यक्ति को उस घर में से एक व्यक्ति को एक नौकरी मिले, स्वच्छ पानी आए, बिजली आए, इसी की चिंता कर रहे हैं। लैंड और जहां पे मकान हो, पानी बिजली तमाम चीजें, तो आपके सर्विस टैक्स बढ़ा दिया आपने इतना ज्यादा, सर्विस टैक्स में समझा देता हूं, बिजली बिल, तमाम चीजें महंगी होंगी। सर्विस टैक्स का मैं समझ, क्योंकि जनता को ये बताना बहुत आवश्यक है। यानी कि कोशिश सरकार की, अगर आप खर्च करेंगे तो टैक्स दें। नहीं, सर्विस देखिए 2-3 चीज समझनी है सर। 3 चीजें से हम टैक्स अपना सरकार लेती है। एक तो आप इनकम टैक्स के माध्यम से लेते हो, दूसरा है कि आप मैन्युफैक्चरिंग से टैक्स लेते हैं, या तो फिर आप सर्विस टैक्स लेते हैं। आपने इनकम, एग्रीकल्चर इज नॉन टैक्सेबल, आप एग्रीकल्चर को टैक्स नहीं करते। इनकम टैक्स में आप टैक्स बढ़ा नहीं सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग पर आप कितना बोझ डालेंगे, ये भी चिंता का विषय है। सरकार को कुछ तो व्यय लाना है। अगर आय लाना है तो कहां से आय लाए, वो एक ही सेक्शन है, सर्विस टैक्स। और दूसरा अर्थशास्त्री यहाँ बैठे हैं परंजोय, और जो आपके बहुत बड़ी क्रिटिक है, मैं उनसे समझना चाहती हूँ कि ये सरकार की वाकई जेन्युइन मुश्किल है कि आखिर वो टैक्स इनको ना करे तो वो कहां से आमदनी लाए, पैसे कहां से आएंगे? 4 लाख करोड़ का बजट में जेटली जी 15,000 करोड़ ज्यादा ले रहे हैं और ये इसका ज्यादा से ज्यादा सेवा कर से ला रहे हैं। बाकी पैसा कहां से आए? 70,000 करोड़ आ रहे हैं विनिवेश से। जितने सारे सरकारी कंपनी का शेयर्स है वो बेच के, आपकी संपत्ति मेरा संपत्ति भी है उसमें। हाँ जी, किस तरह से बेचा आपने देखा? कोल इंडिया का शेयर बेचा और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने आधा खरीद लिया, को बेच रहे हैं। तो देखिए, एक सरकार एक जेब से दूसरे जेब में पैसा डाल रहे हैं। और सुनिए, एक परिवार से एक उदाहरण, आपके पास आप परिवार का सोना बेच रहे हैं, किसके लिए? आपका
बेटी के शिक्षा के लिए, अपना मकान बनाने के लिए, एक और कमरा बनाने के लिए, या आपका बाजार का जो हर रोज फल सब्जी के लिए पैसा दे रहे हैं, सरकार वही कर रहे हैं। आपका संपत्ति मेरा संपत्ति बेच रहे, बजट के घाटा कम करने और के लिए। सोने को जो गोल्ड, जो यहाँ का बहुत बड़ा इमोशनल क्वेश्चन था सिक्योरिटी का, उसको आप फाइनेंस नेट में सर्कुलेशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे क्या फायदा होगा, इस पे भी हम बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग इस वक्त एक ब्रेक का सवाल और भी यहाँ पर लोगों के हैं, मैं सवाल और भी लूंगी, एक ब्रेक ले लूं, उसके बाद वापस लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं स्पेशल कार्यक्रम हमारा हम लोग बजट के ऊपर, जहां पर तमाम सवाल जवाब चल रहे हैं कि बजट में क्या अच्छा और क्या बुरा है और क्या मिलेगा लोगों को। हम सीधे कुछ और लोगों के सवाल लेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वक्त वो जवाब पर दे पाएं। आप पूछिए, क्या सवाल है आपका? थैंक यू मैडम। मैं यहाँ से ज्यादा बड़ा सवाल नहीं पूछूंगा, मैं मतलब वाली बात कहूंगा। सब नेता हैं जो मतलब वाली बात कह रहे हैं, तो मैं भी मतलब वही बात कहूंगा। मैं विकलांग हूँ, मैं झुग्गियों से रिलेटेड हूँ। बिजली से हमारा कोई वास्ता नहीं, क्योंकि हमारे घर में और गांव में बल्ब ही नहीं है, नहीं तार है, नहीं कुछ नहीं है। मैं ये पूछूंगा कि इस बिल में विकलांगों के लिए, अपाहिजों के लिए, बहरे गूंगे के लिए क्या किया गया है, और मतलब उनके लिए क्या क्या है, जबकि सबसे दबा कुचला ये है विकलांगों का। मैडम, मैं झुग्गियों के लिए, क्योंकि आज भी जो बारिश हुई है वो बूंद जो गिरी है आकाश से, वो झोपड़ी को चीरती हुई मेरे सीने से गिरी है। क्या झुग्गियों में प्रावधान क्या रखा है हमारे जो आपने एक पॉइंट उठाया वो बहुत महत्वपूर्ण है, और आपका भी से जुड़ा सवाल था कि जो स्पेशली चैलेंज्ड लोग हैं, आप जैसे आपके घर में आपके बच्चे जो हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, तो उनके लिए कुछ किया नहीं गया है जो स्पेशल नीड है? मैं भी इसी क्वेश्चन के साथ में मैं माइक पकड़ी हूँ, उसको छोड़ दी। हेलो, इसी क्वेश्चन के साथ मैं भी सहमत हूँ। मेरे पास मेरी ग्रैंड डॉटर है, मैं उसके लिए बात नहीं कर रही, मैं सबके लिए बात कर रही हूँ जो अनवैलिड हैं, जो चल नहीं सकते, जो फिर नहीं सकते, जो क्लास भी नहीं अटेंड कर सकते। जैसे उनकी 3rd फ्लोर पे क्लास है, तो वो कैसे जाएंगे वो व्हील चेयर में? और फिर उनको क्या सुविधा दी है, ना मेडिकल के लिए, ना स्टडीज। जो स्टडीज वो ओपन स्कूल से दे, तो उसकी सिलेबस इतने भारी भारी है कि पूरी किताबें उनको करनी पड़ती है। वो आगे उसका हो गया। विकलांग के अलावा जो दूसरे सवाल है वो ले ले, फिर हम जवाब लेंगे। मैं सर से पूछना चाहूंगा कि आपने सर्विस टैक्स बढ़ा के ऑलरेडी इतने लोगों पे आपने कर्ज बढ़ा दिया है, और आपने ये बताया कि अगर कोई मर गया तो उसके बाद 2 लाख रुपए दे देंगे, तो किसान तो फिर ये सोचने लगे कि अगर हम जीते कुछ नहीं कर पा रहे, तो चलो मर ही जाते हैं, 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो सर इसके ऊपर क्या कहेंगे? एक और सवाल ले लूं उसके बाद। हाँ जी, हमारा सवाल सभी के जो सवाल किए गए उनके ऊपर सीधा प्रश्नवाचक चिन्ह है कि ये सब कह रहे हैं कि हमें फायदा नहीं मिला है। सबको ये लग रहा है कि बजट से हमें फायदा क्यों नहीं मिला है। इन्होंने कहा कि मिडिल फैमिली को नहीं मिला, इन्होंने कहा इनको नहीं मिला, मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट हूँ मुझे नहीं मिला। सबको ये लग रहा है कि हमें नहीं मिला। तो हमें ये लगता है, एक ह्यूमन होने के नाते हमें ये लगता है कि हमें पर्सनली 1.5 या 2 या 4 लाख हमारे अकाउंट में आ जाने, इसलिए हमें इस बजट की आलोचना न करते हुए इसकी जो अच्छी बातें हैं उसको सहयोग देना चाहिए। क्योंकि 1 लाख मतलब 1 करोड़ 25 लाख जनता है, तो सबकी आवश्यकता तो पूर्ण नहीं हो सकती। यह बजट देश के लिए है, ना कि किसी पर्सनली व्यक्ति के लिए। इसलिए हमें बजट को भावना आपकी कम से कम एक आई है कि देश के लिए बजट है, सब लोग अपना फायदा ना ढूंढे। पर जो यहाँ पर 2 सवाल थे, एक तो ये जो इन्होंने किसान का मुद्दा उठाया कि वो सोचे कि हमें जीते जी कुछ नहीं मिला, मरने के बाद हासिल होगा तो यही बेहतर है, और जो स्पेशली जो चैलेंज्ड लोग हैं, जिनकी खास जरूरत है, विकलांग है, उनके लिए कुछ नहीं है। देखिए, दोनों बहुत जरूरी क्वेश्चन है, मैं एक एक करके संयम तक सद उत्तर देता हूं। जहां तक किसानों के लिए आपने पूछा है, किसानों के इस बजट में बहुत प्रावधान है। 8.5 लाख करोड़ का बजट इसमें आवंटित किया गया है। चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना है, चाहे सॉइल कार्ड टेस्टिंग का विषय हो, चाहे मोबाइल वैन का विषय हो, एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में किसान के लिए बहुत बड़े तादाद में सोचा गया है। मगर आपका ये कहना कि किसान सोचेगा कि मैं आत्महत्या करके 2 लाख कमाऊं, सोच रहे हैं। प्रोफेसर यशपाल को भी ये बार बार लग रहा है कि किसानों के लिए कोई सोच नहीं है। लोग सोच रहे हैं, मगर मुझे लगता है अगर किसानों को आजादी के 65 वर्ष तक कुछ नहीं मिल पाया, तो अगर आप कांग्रेस के प्रवक्ता को रखते तो वो मेरे से बेहतर जवाब दे पाते। मगर हम छोटे से समय में क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं हुआ, इसलिए अभी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो कह नहीं रहा हूं हम नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको गिनाया कि हम क्या कर रहे हैं, मगर 9 महीनों में सब कुछ कर लें, यह भी ठीक नहीं है। और देखिए, एक पेंशनलेस सोसाइटी को एक पेंशनिंग सोसाइटी की तरफ ले जाना, ये बहुत बड़ी बात है। जो आज एसेट है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, कि युवा है, पर बड़े सारे लोग बूढ़ा होगा तो उसको 2 लाख जब आपकी जेब में पैसा नहीं होगा तो आप निवेश क्या करेंगे, सेव क्या करेंगे? सेविंग की जो आदत की बात कर रहे हैं, जहां तक ये सोशल सिक्योरिटी की बात है, जो संजीव। हाँ, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए, कई लोग सुसाइड करते हैं फार्मर्स में, बट उससे कई लाखों लोग एक्सीडेंट्स में मरते हैं जो मरना नहीं चाहते, उस वर्ग के। उन सबका भला होएगा, उनकी सबकी फैमिली जो एकदम बहुत नीचे लेवल पे आ जाती,
उसको 2 लाख रुपए से उनकी पढ़ाई होगी, उनके बच्चों को बेटर लाइफ मिलेगी। जो ये उनके 12 रुपए का प्रीमियम देके 2 लाख रुपए का, वो बहुत अच्छी बात है, आप मानते हैं? बहुत अच्छी बात है, लाखों लोगों का फायदा होगा। आप इनके बारे में मत सोचिए। जो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी बढ़ावा दे गया, वो स्टेप आपको कैसा लगता है? बहुत कम लोग हैं जो खुद मरना चाहते हैं, काफी लोग मर जाते हैं जो नहीं मरना चाहते, ये उनके लिए है। तो हमने उसके लिए पॉजिटिव देखना है, बट उसका ये फायदा है, तो हम इसको क्रिटिसाइज ना करें। इससे काफी लोगों का आप इमेजिन नहीं कर सकते कितने लाखों लोगों का फायदा होएगा। परंजु, आपसे बहुत अच्छा सरकार ने किया, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा के लिए बहुत अच्छा किया। मगर ये भी वास्तव है कि एक मंत्रालय है जो महिला और बच्चों का कल्याण के लिए है। उनका देखिए आउटले का क्या हुआ, वो पैसा खर्च नहीं कर पा रहे। तो इन लोग कह रहे 9 महीने में हम क्या कर पाया जी, 9 महीना शायद इतना तो आप कर सकते, तो आप तो कोशिश कीजिए। महिलाओं और बच्चों के लिए जो मंत्रालय में पैसा था वो भी आप क्यों खर्च नहीं कर पा रहे? ये सवाल मैं उठा सकता हूँ एक आम नागरिक होके। हम ये सवाल पूछ सकता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का कीमत नीचे जा रहा है और हमारे देश में क्यों आपने बढ़ा दिया पेट्रोल और डीजल? ये तो ये एक आम नागरिक में ये व्यक्तिगत सवाल नहीं है, ये हर व्यक्ति का तेल जो है वो सबको कंसर्न करता है। पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ते रहते हैं? 12 बार तेल के दाम घटाए भी गए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम गिर रहा था। स्वाभाविक रूप से वो मार्केट के अधीन है। जब ये तेल के रेट घट रहे थे तो परंजय साहब, जिनके साथ मैं कई डिबेटों में रहा, तो वो मेरे से मुस्कुरा के कहते थे आप थोड़ी घटा रही है, तो मार्केट घटा रही है, और अब जब बढ़ गया तो ये बोल रहे आप बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है ना, दोनों कंडीशन में आपको अगर हमारे को कहना है तो दोनों कंडीशन में। मैं जल्दी से 2 सवाल, और आप प्रोविडेंट फंड पे कुछ पूछना चाहते थे। एक तरफ तो आप कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना चाहिए, दूसरी तरफ आपने ये जो पीएफ और ईएसआई कंपलसरी था, हाँ, इसको आपने मतलब जो ऑप्शनल कर दिया। उसमें एक जो लो पेड सैलरी है जिसको दिल्ली में मिनिमम वेजेस है 9,000 समथिंग पर मंथ, तो उसके लिए आप फायदा के लिए किया या नुकसान के लिए? ठीक है, एक आप बताइए, आपका क्या सवाल है? मैं इतना चाह रही हूँ कि मैं आज सोच रही थी कि लड़कियों को क्यों मार देते हैं। मेरी लड़की अभी 12th पास करके बाहर आई है, मैं सोच रही हूँ उसकी शादी करूँ तो वो भी सब बढ़ गया है। मैं सोच रही हूँ उसको एजुकेशन आगे दूं तो एजुकेशन लोन बढ़ गया है। मैं उसका क्या करूँ? मेरी बेटी के लिए और मेरे लिए क्या किया आपकी सरकार ने? यानी महिलाओं के लिए इसमें कुछ खास है नहीं, जब अभी बात हो रही थी तो महिलाएं भी मायूस हैं इससे। हाँ, मैं 1 मिनट महिलाओं के मुद्दे पर इनसे पहले पूछ लूं, उसके बाद मैं आपसे। बहुत कम है। देखिए, विकलांगों के लिए जैसे सर अभी कह रहे बजाज साहब की 20 लाख की ये बढ़ाई है, 20,000 की जो है वो बढ़ाई है। और दूसरा एग्जैक्ट अमाउंट में बता देता हूँ, डिसेबिलिटी अफेयर्स के लिए 125 करोड़ फॉर एड्स एंड अप्लायंसेज ऑफ हैंडीकैप्स। 125 करोड़ रुपए एड्स एंड अप्लायंसेज के लिए। किसी को अगर पैर लगाना है, खुदा न खास्ता किसी को किसी प्रकार का एप्लीकेशन लगाना है और उसके पास पैसा नहीं है, तो उसके लिए 125 करोड़ रुपीस का एक प्रावधान रखा है सरकार ने। दूसरा 105 करोड़ रुपए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन को उसी विषय में रिसर्च और उनके ऊपर खर्च करने के लिए दिया गया है। महिलाओं के लिए भी एक देखिए जो चल रहा था उसमें इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के ICDS के प्रोजेक्ट में 8,750 करोड़ रुपए उसमें आवंटित किए गए हैं। अगर सब ये सब कुछ है तो फिर बार बार ऐसा क्यों लग रहा है मिडिल क्लास को, या तमाम जो जन समस्याएं हैं मकान की, हेल्थ की, कि हमारे लिए कुछ नहीं है, और कॉर्पोरेट कहता है हमारे लिए भी नहीं है, पर जो कॉर्पोरेट या इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो खुश हैं, वो उसको ग्रोथ ओरिएंटेड बताते हैं, यानी कि जाहिर है कि फायदा तो उन्हीं को हो रहा है। नहीं, देखिए, जो मैं वहीं अब डिबेट समाप्ति की ओर है तो मैं उसको आरंभ की ओर ले जाऊंगा। जब जो माताजी बैठी हैं उन्होंने कहा कि अमीरों और गरीबों के लिए तो है, मिडिल के लिए क्यों नहीं है? मैंने कहा मिडिल के लिए भी है। तो जनता में ये तो है कि गरीबों के लिए है, इसमें ऐसा नहीं। जो पेंशन, जो सोशल सिक्योरिटी की बात की गई है, गरीब को आखिर डर किसका है? गरीब मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को सिक्योरिटी का डर है कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। उसका एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इस सरकार ने पहली बार मुझे लगता है इतने बड़े तादाद में रखा है। एक छोटा सा सवाल आखिर में, मैं रक्षा से जुड़ा सवाल पूछना चाहती थी अमित कौशिक जी आपसे, कि जो 1 रैंक 1 पे की बात बड़े दिन से चल रही थी और वो कहा गया है कि लागू होगा, उससे और खर्च जो डिफेंस में बढ़ाया गया है उससे एक मोराल हाई है डिफेंस सेक्टर का, क्योंकि एजुकेशन में तो कम हो गया पर यहां कम से कम बढ़ा है, तो ये आप कैसे देख रहे हैं? सो देखिए, एक तो मैं आपको बात बताऊं कि जो पेंशन का बजट है वो डिफेंस बजट में इंक्लूडेड नहीं है। पेंशन का बजट अलग है और डिफेंस बजट अलग है। डिफेंस बजट, जो पेंशन बजट है इस साल 4,500 करोड़ के करीब बढ़ाया गया है, लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन का जो मसला है वो
उससे रिलेटेड है कि उस स्कीम को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। जी। पैसा कितना उसमें लगेगा ये सेकेंडरी बात है। तो अगर जरूरत और पड़ेगी तो आई एम श्योर वो करना तो इतना ही वक्त है कि इसमें बहुत कुछ है बात करने के लिए, लेकिन वक्त इतना ही है। अगर कोई फाइनल कमेंट, मैं बस खत्म कर रही हूँ शो को, क्योंकि हम इस पे समय और दे नहीं सकते। प्रोफेसर यशपाल, आप कुछ कहना चाहते हैं आखिर में, क्योंकि आप कह रहे थे कि जरूरत है कि बहुत कुछ और करती सरकार। मैं एट द मोमेंट मैं ये कह रहा हूँ कि इस हालत में इतना कुछ किया जा सकता है। हाँ। मैं मानता हूँ कि मोदी जी ने, उनकी सरकार ने उस तरफ जाने की कोशिश की है। ठीक है, काफी नहीं है जी। तो जो कोशिश और हो सकती थी, जो कोशिश है वो काफी नहीं है, बहुत कुछ करना बाकी है। जी रोहित, माफ कीजिएगा, बस इतना ही वक्त है हम लोग में आज, इतना ही। ये चर्चा चलेगी अभी काफी दिनों तक, लेकिन इस वक्त इतना ही। हम लोग में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का।